मेरी आंख गोली की आवाज से खुली। बाहर तेज फायरिंग शुरू हो गई थी और बिला शक व शुबा वो रोजमर्रा का तलाशी फायर नहीं था। तलाशी फायर से मुराद दिफा करने वाली फौज का वो फायर होता है जो दुश्मन को ताड़े बगैर अंदाजे से किया जाता है। ऐसा फायर फकत शक दूर करने के लिए होता है। साथ वाले बिस्तर पर लेटा सरदार खान भी उठ बैठा। गोलियां रिहायशी मोर्चे की गरबी दीवार से टकराईं। यूं लग रहा था जैसे बहुत करीब से गोलियां चलाई गई हों। क्लैशनकोफ उठाते हुए वो इत्मीनान से बोला, राजे बेहतर होगा कलमा शहादत दोहरा ले। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम जैसे खान ही पठानों की बदनामी का बायस बनते हैं। गोलियों की आवाज पर तुम्हें कलमा शहादत ही भूल जाता है। फौजी जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। नुमाया आवाज रानी की थी। पाक आर्मी के जवान LMG को प्यार से रानी कहते हैं और बिलाशुबा ये मैदान जंग की रानी है। 1 मिनट में 1100 से 1300 गोलियां फायर करने वाली ऐसी गन जिसकी आवाज सुनकर ही दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाए। ये तेज तरीन रेट ऑफ फायर वाली गन है और इसी वजह से इसके साथ 2 बैरल इस्तेमाल की जाती हैं। जो ही एक बैरल गर्म होती है फौरी तौर पर दूसरी बैरल डाल ली जाती है। बैरल तब्दील करने का तरीकाकार निहायत सादा और आसान है और उस पर सेकंड भर से ज्यादा वक्त खर्च नहीं होता। सरदार झुके झुके दरवाजे के करीब हुआ। कलमा शहादत की तलकीन तुम्हारी आखिरत संवारने को की है, वरना तुम्हारे काले करतूतों से बैद है कि तुम्हें कलमा पढ़ना याद रहे। वो वक्त लफ्जों की गोलाबारी की बजाय अमली इकदाम का था। मैं खामोशी से उसकी तकलीद करते हुए दरवाजे के करीब हो गया। LMG के साथ क्लैशनकोफों की तड़तड़ाहट भी जारी थी। सरदार दरवाजा खोलने से पहले छाती के बल लेट गया। मैंने रोशनी बुझा दी। रात के वक्त सबसे अच्छा हदफ रोशनी ही बनती है और फिर लकड़ी का दरवाजा भी गोली के खिलाफ कोई आड़ मुहैया नहीं करता। उमूमन एक्शन फिल्मों में हीरो साहब किसी मेज वगैरह की आड़ लेकर गोलियों की बौछार से यूं बच जाते हैं जैसे बख्तरबंद में पनाह ले रखी हो, और मेज की मोटाई भी 1-8 इंच से कम होती है। याद रखें 9-10 इंच तक मोटी लकड़ी भी फायर के खिलाफ आड़ मुहैया नहीं करती, तो 1-8 इंच मोटी लकड़ी कैसे गोली को रोक सकती है। रिहायशी बंकर के सामने फायरी खंदकें बनी हुई थी। मैदानी इलाके में ऐसी खंदकें जमीन को खोद कर बनाई जाती हैं और खुदाई से जो मिट्टी निकलती है वो खंदक के सामने बंद की सूरत ढेर कर दी जाती है। लेकिन पहाड़ी इलाके में खुदाई नहीं की जाती और पत्थरों की दीवार बनाकर फायरी खंदक बनाई जाती है ताकि नक्लो हरकत को दुश्मन के फायर और निगरानी से महफूज रखा जा सके। फायरी खंदक रिहायशी बंकर से जरा नशेब में बनी थी। हम वहां तक खड़े होकर नहीं जा सकते थे। पहाड़ों पर मोर्चे और रिहाइश बनाने में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जहां जगह इजाजत देती है वहां दीवार खड़ी कर दी जाती है। रिहायशी बंकर की दीवारें बनाने के लिए तो जगह मिल जाती है, लेकिन फायरी खंदकों की मुसलसल दीवार बनाने के लिए काफी एहतियातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। वो दीवार भी कमरों से जरा नशेब में थी और लेट कर ही गोलियों की बौछार से बचा जा सकता था। हम क्रॉलिंग करते हुए नीचे पहुंचे। क्लैशनकोफों के धाने बारिश के कतरों की तरह गोलियां उगल रहे थे। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हमलावर हुई थी। उनकी फायरिंग का उमूमी तरीकाकार ये होता है कि आड़ में रहते हुए क्लैशनकोफ की नाल को हदफ की जानिब सीधा करके सेफ्टी को ऑटोमेटिक हालत पर रख कर ट्रिगर दबा देते हैं और जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती ट्रिगर से उंगली नहीं हटाते। पहले भी बताया जा चुका है कि क्लैशनकोफ के साथ मुख्तलिफ किस्म की मैगजीनें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें 30, 40 और 75 गोलियों की मैगजीनों का इस्तेमाल आम है। क्लैशनकोफों के गरजने के साथ LMG और G3 का धाड़ना भी शुरू था। हम उस वक्त QJ टॉप पर मौजूद थे। शवाल वादी उबूर करने के बाद एक मुसलसल पहाड़ी सिलसिला है जो शुमालन जुनूबन फैला हुआ है। उसके सामने वसी और चौड़ा नाला है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर के बकदर होगी। नाले का ज्यादातर हिस्सा खुश्क है और दरमियान में बहुत कम मिकदार में पानी बह रहा है जिसका बहाव जुनूब से शुमाल की जानिब है। इसे अफगान नाला कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की हद तक नाला है, वरना इसकी वुसअत किसी भी तरह चौड़ी वादी से कम नहीं। नाले में छोटी छोटी टेकरियां और पत्थर की चट्टानें बकसरत फैली हैं। जितनी कसरत से चट्टानें और टेकरियां फैली हैं उससे ज्यादा तादाद में दहशतगर्दों की टोलियां इकट्ठी हुई हैं जो आर्मी के खिलाफ तो कार्रवाइयां करते ही हैं, मासूम मकामी लोगों को तंग करने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। नाला उबूर करके एक और पहाड़ी जो QJ टॉप के मुतवाजी शुमाल से जुनूब की तरफ फैली है, उसके बुलंद मकाम का नाम बामेक टॉप है। बामेक टॉप की बुलंदी करीबन 11,000 फुट है और शुमालन जुनूबन उसकी बुलंदी कम होती हुई जमीन से मिल जाती है। उसे मुल्हिक जुनूब की जानिब अफगानिस्तान के शहर लमन की हुदूद शुरू हो जाती है। शुमाल की जानिब एक बहुत बड़ा गांव गरिश खेल कले है। गरिश खेल कले में अमरीकी फौज की एक छावनी भी मौजूद है।
जबकि लमन शहर के शुमाली जानिब इंडिया की एक पोस्ट है। और हकीकत तो ये है कि दहशतगर्दों के असल माखेज अमरीकी छावनी और इंडियन पोस्ट ही हैं। बामिक टॉप पर भी दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। इंडिया हमारी सरहद को किसी सूरत महफूज नहीं देख सकता और बाढ़ को मुकम्मल होने से रोकने के लिए मुसलसल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवा रहा है। बल्कि दहशतगर्दों के साथ उमूमन इंडिया के स्नाइपर्स भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मसरूफे कार नजर आते हैं। स्नाइपिंग के अलावा गाहे गाहे जिस्मानी हमले भी होते रहते हैं जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पहले सरदार और मैं अंगूर अड्डे से जुनूब की जानिब लकोड़ा सेक्टर में तैनात हुए, मगर वहाँ स्नाइपर हमले कलील तादाद में होते थे। तभी हमारी जरूरत QJ टॉप पर महसूस की जाने लगी और हम यहाँ पहुँच गए। 2 हफ्ते होने को थे। दिन भर मोर्चे में लेट कर दुश्मन के स्नाइपरों को ताड़ते और शाम को रिहायशी बंकर में घुसकर आराम करते। हमारी आमद के बाद दहशतगर्दों का पहला जिस्मानी हमला था। फायरी खंदक में उतरते ही सरदार दौड़कर करीबी मोर्चे में पहुंचा। खंदक में थोड़े थोड़े फासले पर मोर्चे बने हुए थे। एक मोर्चे के मोखे यानी लूप होल पर क्लैशनकोफ की बैरल टेक कर सरदार जवाबी फायर करने लगा। मैंने भी उसके दाएं जानिब पोजीशन संभाल ली। हमलावर काफी करीब पहुंच चुके थे और उनके छुपकर करीब पहुंचने में संतरियों की गफलत की बजाय इलाकाई खदोखाल का हाथ था, वरना उस इलाके में पहरेदार सुस्ती या गफलत का शिकार नहीं हो सकते। दरख्तों के झुंड, उभरी हुई ढलाने और ओझल जमीन छुपकर हरकत करने के लिए निहायत मावन और मददगार होती है। खासकर अंधेरा तो दुश्मन के लिए करीबी दोस्त की हैसियत रखता है। सरदार के फायर के साथ ही गोलियों की बौछार खंदक की दीवार से टकराई। सर नीचे करते हुए वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारी क्लैशनकोफ गूंगी है? मैंने मुंह बनाया, कोई नजर भी आए या गोली जाया कर दूं। सरदार बोला, निशानेबाजी का मुकाबला नहीं है हुजूर, ऐसे मौके पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, अंधाधुंध फायर अंधे करते हैं। वो फलसफियाना लहजे में बोला, अंधों से मुकाबला करते हुए अंधा बनना पड़ता है। मैंने कहा, बगैर हदफ देखे जब ट्रिगर दबाने लगूं तो तसव्वुर साहब का तंबीह भरा आवाज समातों में गूंजने लगता है। सरदार ने मोखे से बैरल निकाल कर एक ब्रस्ट गोलियों का निकाला। बोला, वो खुद तो सूबेदार मेजरी के मजे लूट रहे हैं और तुम उनकी नसीहतों की खातिर अपना नुकसान करवाने पर तैयार बैठे हो। मैंने नफी में सर हिलाया। उस्ताद की नसीहतों पर अमल करने से कम से कम नुकसान नहीं हो सकता। एकदम फायरिंग में तेजी आ गई। हमें मोखे के सामने से हटना पड़ा। हमारे दाएं जानिब मोर्चे में भी 2 जवान मौजूद थे। उनके पास LMG थी और वो दरमियाने ब्रस्ट फायर कर रहे थे। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि एक तरबियत याफ्ता फायर करने वाला LMG इस्तेमाल करते वक्त 4 इकसाम का फायर करता है, आहिस्ता, दरमियाना, तेज और लगातार। एक बार ट्रिगर दबाने से गन के थाने से निकलने वाली गोलियों की तादाद को फायरी छट्टा या ब्रस्ट कहते हैं और फायरी छट्टे में गोलियों की तादाद का इन्हिसार ट्रिगर दबाने की मुद्दत पर मुनहसिर है। LMG का रेट ऑफ फायर इतना तेज है कि 1 मिनट ट्रिगर दबा कर रखें तो 1100 से 1300 गोलियां फायर कर देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6-7 गोलियों का ब्रस्ट निकालने के लिए ट्रिगर को कितना दबाना पड़ेगा। दोनों जवान हमसे चंद गज ही दूर थे। अचानक तेज कराह सुनाई दी। सरदार फौरन बोला, काम हो गया। कराह मैंने भी सुन ली थी और उसी जानिब मुतवज्जे था। एक जवान कंधे को थामे नीचे बैठ गया था, जबकि दूसरा टॉर्च रोशन करके जख्म का मुआयना कर रहा था। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। सरदार अपनी जगह डटा रहा। जख्मी होने वाले ने गन की बैरल तब्दील करने को बैरल कैच खोला था। तभी भूली भटकी गोली ने मोखे से गुजरकर उसे वक्ती तौर पर नाकारा कर दिया था। किस्मत अच्छी थी, वरना 3-4 इंच के फर्क के साथ गोली उसकी गर्दन में भी पेवस्त हो सकती थी। और ऐसा होने पर एक माँ का बेटा, बहन का भाई, किसी बीवी का शौहर, नन्हे मुन्ने बच्चे का बाप, बूढ़े बाप का सहारा मनो मिट्टी तले पहुंच जाता। और नन्हे बच्चों का अपने बाप के मुताल्लिक इस्तफसार करने पर जवान बेवा और बूढ़ी दादी के आंसू उन मासूमों की समझ से बाहर होते। उसका नाम दिलदार था और वो बच गया था। लेकिन ऐसे कई दिलदार मैंने अर्ज़े पाक पर कुर्बान होते देखे हैं। घर लाश जाती है तो किसी का सर नहीं होता और किसी का धड़ नहीं मिलता। लकड़ी के एक ताबूत में खाकी वर्दी की चंद धज्जियां लपेट कर वालिदैन के बहलाने और उनकी मोहब्बत को एक मरकज मुहैया करने का हीला कर दिया जाता है। वतन की खातिर जान देने वाले के गोश्त के लोथड़े और वफादार खून अपनी मिट्टी में ऐसे खलत हो जाता है कि सुर्ख और खाकी की पहचान मिट जाती है। मैंने दिलदार का जख्मी कंधा थामते हुए उसके साथ ही असलम को कहा, QCB ले आओ। QCB यानी क्विक कॉम्बैट बैंडेज। ये आर्मी के हर जवान को मुहैया की जाती है। ये हादसाती चोट और गोली वगैरह लगने से बहते खून को रोकने को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसे सादा जबान में फील्ड पट्टी भी कहते हैं। असलम ने कहा, मेरे पास मौजूद है। उसने अपने बैंडोलियर की जेब से QCB निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी।
बैंडोलियर हथियार की इजाफी मैगजीनें रखने और छाती और पीठ को गोलियों से बचाने के लिए बुलेट प्रूफ प्लेटें डालने का जैकेट नुमा पहनावा होता है। इसे उमूमन बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। इसी असना में मैंने दिलदार का बैंडोलियर उतार दिया था। हिफाजती प्लास्टिक हटाकर मैंने नरम पट्टी जख्म के मुंह पर दबा कर रखी और पट्टी को महारत से लपेट दिया। दिलदार होश में था। मैंने असलम को कहा, इसे सहारा देकर रिहायशी बंकर में ले जाओ। उसने असबात में सर हिलाकर अपनी G3 कंधे से लटकाई और दिलदार के साथ फायरी खंदक में आगे बढ़ गया। इस हालत में भी जवान ने अपना हथियार पीछे छोड़ना गवारा न किया था। मैंने LMG में बैरल डालकर बैरल कैच बंद किया और फीड ट्रे में गोलियों का बेल्ट चढ़ा दिया। LMG में गोलियों का बेल्ट चढ़ता है और एक बेल्ट में 250 गोलियां आती हैं। सरदार करीब आया। राजे, मैं तुम्हें LMG की बेहुरमती करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम वो नमूने हो जो 12 बोर से भी एक एक छर्रा फायर करने की कोशिश करता है। मैंने पीछे होकर क्लैशनकोफ उठा ली। खान साहब, आप ही शौक पूरा कर लें। सरदार ने अपनी क्लैशनकोफ दीवार के साथ खड़ी की और LMG का बट कंधे में फंसा लिया। ट्रिगर दबाकर उसने एक लंबा ब्रश निकाला। उसी वक्त 2-3 और LMG भी गरजी। सामने से आने वाला फायर लम्हा भर को रुक गया था। असलम दिलदार को पहुंचाकर वापस लौटा। मैंने कहा, तुम्हें दिलदार के साथ रहना चाहिए था। वो इत्मीनान से बोला, नर्सिंग हवालदार वाजिद के हवाले कर आया हूँ। आर्मी की एक खूबी ये भी है कि हर पेशे के सीगे उसमें मौजूद हैं। इलाज मालजे को मेडिकल के नुमाइंदे, हथियारों की देखभाल को आर्मर, गाड़ियों की मुरम्मत को मैकेनिक, सड़कें पुल वगैरह बनाने को इंजीनियर्स वगैरह। मैंने पूछा, यहाँ नाइट विजन साइट है? AN/PVS 4 अल्फा मौजूद है। खुशी का इजहार करते हुए मैंने जल्दी से कहा, ले आओ। उसका हयूला दोबारा अंधेरे का हिस्सा बन गया था। उसकी वापसी तक मैं सरदार की फायरिंग से महजूज होता रहा। एक बेल्ट खत्म करके उसने दूसरा चढ़ा लिया था। असलम के आने तक दूसरा बेल्ट भी खत्म होने के करीब था। असलम से नाइट विजन साइट लेकर मैंने बैटरियां डालकर ऑन किया। साइट LMG पर लगा दी। AN/PVS 4 अल्फा सेकंड जनरेशन से ताल्लुक रखती है। शदीद आलात की इकसाम के मुतालिक स्नाइपर में वजाहत से बयान हो चुका है। मोर्चे का मोखा इतना चौड़ा नहीं था कि शदीद आला लगाने के बाद भी दिखाव की सहूलत मुहैया करता। सरदार ने कहा, गन किसी और जगह लगाना पड़ेगी। फायरी खंदक में बगैर छत के मोर्चे बने हुए थे। यूं कि खंदक की दीवार में जगह जगह मोखे बनाकर उन्हीं से मोर्चों का काम लिया जाता। अलबत्ता पोस्ट के चारों कोनों में एक एक बड़ा मोर्चा बना हुआ था। वजीरिस्तान में पाक आर्मी को एक मसला ये भी दरपेश है कि दुश्मन की समत मुतय्यन नहीं है। बज़ाहिर तो दुश्मन मगरबी जानिब तसव्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि पहरेदारों को चारों अतराफ की निगरानी करनी पड़ती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से दिफा में चोर रास्ते मौजूद हैं कि दुश्मन को सरहद पार करने के लिए इतना जोखम नहीं उठाना पड़ता। फिर आस्तीन के सांप भी मौजूद हैं और उन्हें छुपने को कई ठिकाने मयस्सर हैं। गन उठाकर हमने मजीद दाएं जानिब हरकत की और शुमाल मगरबी मोर्चे की छत पर चढ़ गए। असलम को हमने वहीं छोड़ दिया था। मोर्चे की छत पर गोली लगने का ज्यादा खतरा था। मोर्चे के अंदर नायब सूबेदार अख्तर साहब मौजूद थे। उसने हमें रोकने की कोशिश की, मगर हम बाइसरार छत पर चढ़ गए। फौज में जूनियर सीनियर की तमीज और नज़्म ज़ब्त का आला मयार मुकर्रर है। सीनियर के मना करने पर भी अपनी मर्जी पर चलने का तसव्वुर किसी और महकमे में तो हो सकता है, फौज में नहीं। लेकिन वहाँ हमारी अलग हैसियत थी। हम बराह रास्त मेजर नईम के ज़ेरे कमान थे। नईम साहब मेजर औरंगजेब की जगह तैनात हुए थे, जो कि अब लेफ्टिनेंट कर्नल थे। और अख्तर साहब हमें नसीहत तो कर सकते थे, हुक्म देने के मजाज नहीं थे। पोस्ट कमांडर के लिए हमारी हैसियत मेहमान किसी थी, तभी उसने ज्यादा इसरार नहीं किया था। वो फ्रंटियर फोर्स बैच की एक मायानाज यूनिट थी। मेजर नईम से हमें वायरलेस सेट पर अहकामात मौसूल होते थे या यूनिट के नंबर पर कॉल आ जाती थी। अफगानिस्तान की मोबाइल फोन सर्विस जिसे AWCC अफगानिस्तान वायरलेस कम्युनिकेशन, ADIA और रोशन वगैरह के सिग्नल वहाँ आते थे, मगर हमने उनके कनेक्शन खरीदने की जरूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि उनके बगैर भी काम चल रहा था। मोर्चे की छत पर हिफाजती नुक्ता नजर से खतरा था, लेकिन दिखाव के हालात पहले से बेहतर हो गए थे। दहशतगर्द यकीनन कोई खास मकसद लेकर आए थे, तभी तो मुकाबले पर डटे हुए थे, वरना उमूमन उनका हमला लम्हाती होता था। पहले हल्ले में जितना नुकसान कर सकते थे करते और फिर भाग जाते। पहाड़ी बनावटें किसी भी आदमी को फरार होने के बेहतरीन मौके मुहैया करती हैं। दरख्तों के झुंड, पथरीली चट्टानें, गड्ढे, नालों के खड़े किनारे और कटी फटी जमीन फायरी और नजरी हर किस्म की आड़ मुहैया करती हैं। इसको LMG-3 कहते हैं। LMG-3 है जी। इसका लॉन्ग रेंज है, ये 700 तक भी फायर करती है और 500 तक भी। अगर ये मूड पे लगा दे तो ये 700 पे फायर करेगी। एग्जैक्ट फायर होता है इसका। तो ये इसको हम प्यार से रानी भी कहते हैं। अच्छा, प्यार से रानी कहते हैं इसको रानी कहते हैं। और ये कहती है जवान को कि मैं दिफा की रानी हूँ, जरा पीछे आके देख, खा जाती हूँ ब्रिगेडों को, जरा ट्रैगर दबा के देख कि आ जा मेरे पीछे। अपने जवान को ये कहती है कि मैं दिफा की रानी हूँ, जरा पीछे आके देख,
खा जाती हूँ ब्रिगेडों को, जरा ट्रैकर दबा के देख। तो दोस्तों, रियाज आकिब कोहलर साहब की शोहरा आफाक कहानी स्नाइपर का अगला हिस्सा आपके लिए पेश खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि रियाज आकिब कोहलर साहब के फेसबुक पेज पर जाइए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए। उनको बताइए कि आपको उनकी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। आपसे जल्द ही अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।